अगर आप दलितों को साथ नहीं लेते हैं, अगर आप चंद्रशेखर रावण को नहीं लेते हैं, तो आप कभी यूपी में सरकार नहीं बना पाइएगा। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग जो अपने पिता के बनाए हुए राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, राजनीतिक ग्राउंड पर खेल रहे हैं क्रिकेट, वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। जो नए लड़के आ रहे हैं राजनीति में, एक दलित नेता का नाम बता दीजिए जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा हो। रूल छोड़िए, जो कहीं सीन में भी हो, जो कहीं पिक्चर में भी हो, राजनीति की जो पिक्चर होती है उसमें कहीं दिख रहा हो। एक भी नाम आपके दिमाग में अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान कितना आप दलित का राजनीति करते हैं? उनके पार्टी में ही दलित नेता नहीं है। कांग्रेस कभी दलितों का राजनीति नहीं किया। कांग्रेस को एक बात समझ लीजिए, 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री, 4 राजपूत मुख्यमंत्री, 1 भूमिहार मुख्यमंत्री, 2 कायस्थ मुख्यमंत्री किसने दिया बिहार को? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया, बीजेपी नहीं दिया है अभी तक। बीजेपी किसकी पार्टी है? तो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। तो इनसे तो ये उम्मीद नहीं ना किया जाएगा कि ये दलितों की राजनीति करेंगे। जितना संसद में खड़ा होकर मुखर तरीके से रामविलास चिल्लाते थे दलितों के लिए, और जितना मुखर तौर से कांसीराम हो चाहे मायावती हो, ये लोग अपने आवाज को वोकल करता था, उतना कभी ना मुलायम सिंह किया ना लालू यादव किया। लेकिन वोट इनको मिला। बिहार में तेजस्वी यादव का जो हश्र हुआ, वही हश्र होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। चंद्रशेखर रावण को साइडलाइन करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है। इसलिए भारी पड़ सकता है कि हम ये बात मान लें कि कभी भी सरकार बनाने की स्थिति में चंद्रशेखर रावण नहीं है, लेकिन इस स्थिति में जरूर है कि हर विधानसभा में वो 2 से 4 हज़ार दलित वोट को इन्फ्लुएंस कर लेंगे। मतलब 2004 से 2014 आप ले लीजिए, और 2014 से 2018 ले लीजिए। मनमोहन सिंह का आप टेन्योर लीजिए, और फिर नरेंद्र मोदी का टेन्योर लीजिए जो 4 साल का था उस समय। 45% जो है, 45% जो है, वो दलितों पर एट्रोसिटीज बढ़ा था। मतलब उनके ऊपर आप जिसे शोषण कहते हैं, आप जिसे अत्याचार कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, वो उनके ऊपर बढ़ा था। कि आज दलित का नेता अब कोई नहीं बचा है, और ये जो तथाकथित समाजवादी नेता बचे हुए हैं लोग, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो अखिलेश हो, ये इन्हीं के चलते आज दलितों, मतलब आप कह सकते हैं कि दलित राजनीति जो है वो हाशिए पर आ गई है। यूपी चुनाव को लेकर बिहार की जो राजनीति है वो लगातार गर्म दिख रही है। बिहार के नेता भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी भी उनमें से एक है, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और अखिलेश यादव को ज्ञान दिया है। उन्होंने लिखा है, इतिहास पढ़ने का नहीं सीखने का विषय है। बिहार चुनाव से अगर अखिलेश यादव ने कुछ सीख लिया होता तो यूपी में भीम आर्मी के चीफ को नज़रअंदाज नहीं करते। वैसे जो हश्र बिहार के दलित ने उनके रिश्तेदारों को क्या किया, वही हाल यूपी में अखिलेश यादव का होगा। अब इस पूरे मामले को समझिए। अखिलेश यादव को बिहार से सीखने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से हम और वीआईपी को महागठबंधन से साइड किया गया, जीतन राम मांझी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और महागठबंधन बिहार में हार गया, वही हाल यूपी में सपा का होगा। क्योंकि सपा ने भी भीम आर्मी के चीफ जो हैं चंद्रशेखर रावण को साइड कर दिया है, अपने महागठबंधन में शामिल नहीं किया है, अपने गठबंधन में। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने अखिलेश यादव को ज्ञान दिया है कि अगर आप साइड करिएगा दलित पार्टी को, तो आपका भी हाल आरजेडी वाला हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी उदित आर्यन बैठे हुए हैं। उदित जी, जीतन राम मांझी के इस ज्ञान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी के इस बयान से पहले कुछ दलित राजनीति पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे ट्वीट का जो सार है, जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं, वो दलित राजनीति पर ही केंद्रित है। आउटलुक जो एक मैगजीन है, उसमें मीरा वेलुयाथन का एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा था साल 2018 में, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रही थी। वो दलित चिंतक हैं और नामी गिरामी पत्रकार हैं, बीबीसी में भी उन्होंने काम किया, कई जगह उन्होंने काम किया, और आउटलुक के लिए लगातार वो लिखती हैं, और दलितों पर हमेशा उनका जो लेख है वो केंद्रित रहता है। उस लेख में उन्होंने ये जिक्र किया था कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 2018 के बीच में, चूंकि ये 4 साल का ही टेन्योर का उन्होंने दिया था, पूरा जो आंकड़ा है, सर्वे उन्होंने किया था या जो भारत सरकार करती है, उस एनसीआरबी के रिपोर्ट में ये बात साफ तरीके से मतलब जाहिर हो रहा था कि दलितों के ऊपर जो अपराध है, जो अत्याचार है, जो एट्रोसिटीज़ है, वो करीब 45% बढ़ा है
उसके पहले जो 10 साल में अपराध हुए हैं उसकी तुलना में, मतलब 2004 से 2014 आप ले लीजिए और 2014 से 2018 ले लीजिए, मनमोहन सिंह का आप टेन्योर लीजिए और फिर नरेंद्र मोदी का टेन्योर लीजिए जो 4 साल का था उस समय, 45% जो है, 45% जो है वो दलितों पर एट्रोसिटीज बढ़ा था। मतलब उनके ऊपर आप जिसे शोषण कहते हैं, आप जिसे अत्याचार कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, वो उनके ऊपर बढ़ा था। ये उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट था और इसी से मिलता जुलता रिपोर्ट उन्होंने साझा किया था बिहार का। और पूरे आप नॉर्थ इंडिया को ले लीजिए शशांक, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए जो सेंट्रल इंडिया है, डेक्कन में आता है, उसके बाद आप राजस्थान की बात करिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहीं का बात कर लीजिए। औसतन जो उन्होंने लिखा था उस पूरे रिपोर्ट में वो करीब 30% के आसपास दलितों पर जो अपराध हैं उसमें बढ़ोतरी दिखा रही थी वो। इसके बाद आप एक बात और गौर कीजिए कि शशांक, अगर मैं आपसे एक लेमैन की तरह, एक पत्रकार की तरह नहीं, मैं अगर अपने दर्शकों से यह सवाल करूं कि आप मुझे एक भी आज के दौर में, साल 2022 में, आज 17 जनवरी है, 17 जनवरी 2022 की तारीख में अगर आप मुझे एक दलित नेता का नाम बता दीजिए जो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा हो, रूल छोड़िए, जो कहीं सीन में भी हो, जो कहीं पिक्चर में भी हो, राजनीति की जो पिक्चर होती है उसमें कहीं दिख रहा हो, एक भी नाम आपके दिमाग में अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आप समझिए 1984 में कांसीराम ने बसपा का गठन किया था, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। बिहार में उस समय क्या चल रहा था? उस समय बिहार में दलितों के उभरते हुए नेता कौन थे? रामविलास पासवान। यूपी में कांसीराम थे, कांसीराम की शिष्या थी मायावती जो करीब 5 बार मुख्यमंत्री रही, यूपी में रूल की। अब इस बीच होता क्या है कि 90 का दौर आप अगर पूरा देखिए, जो 1985 से ले लीजिए ना, 1985 से लेकर और साल 2005 तक को ले लीजिए, ये जो 20 साल चला भारत में, ये 20 साल किसका दौर था? राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 20 साल था भारत में, ये 20 साल पूरी तरह से जो राजनीति थी वो दलितों को समर्पित राजनीति रही। सवर्णों का जो एक मिथ था, जो एक गोलबंदी था उनका राजनीति में, वो टूटा। मंडल कमीशन ले लीजिए, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया। उसके पहले संविधान उन लोगों को पहले से ही और रिजर्वेशन 22% के आसपास दिया हुआ था, 22.5% के आसपास। तो ये जो पूरा गोलबंदी था सवर्णों का वो टूटा था। लेकिन अगर शशांक हम बात करें 2005 के बाद से आज के संदर्भ में, रामविलास डिमाइस कर चुके हैं, मतलब उनका निधन हो चुका है, अब नहीं है। अगर उनके बेटे को आप देखिए चिराग पासवान को, तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि चिराग पासवान कितना आप दलित का राजनीति करते हैं? उनके पार्टी में ही दलित नेता नहीं है। हुलास पांडे, राजू तिवारी, आप किसी का उठाकर वेद प्रकाश पांडे, जो सौरभ पांडे, चंदन सिंह, मतलब प्रवक्ता से लेकर बड़े बड़े पदों पर स्वर्ण ही बैठे। अभी जो प्रवक्ता का लिस्ट आया जिसमें करीब 8 या 9 प्रवक्ता थे, उसमें 5 तो ब्राह्मण थे, दलित छोड़िए, ओबीसी छोड़िए, पंडित जी लोग था, जो बाबा जी कहते हैं, ब्राह्मण था लोग। तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी अब कितना दलित की राजनीति कर रही है भारत में। आज जो सत्तारूढ़ दल है, देखिए कांग्रेस कभी दलितों का राजनीति नहीं किया। कांग्रेस को एक बात समझ लीजिए, अगर लोगों को लगता है कि शुरू से कांग्रेस सत्ता में रहा और उसने दलितों का, कांग्रेस शशांक शुरू से फरवडों की पार्टी रही है। बिल्कुल। आज़ादी के बाद से आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, मैं दबी आवाज में ये बात कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से आप जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए, 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री, 4 राजपूत मुख्यमंत्री, 1 भूमिहार मुख्यमंत्री, 2 कायस्थ मुख्यमंत्री। किसने दिया बिहार को? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया, बीजेपी नहीं दिया है अभी तक। बीजेपी किसकी पार्टी है? तो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। तो इनसे तो ये उम्मीद नहीं ना किया जाएगा कि ये दलितों की राजनीति करेंगे। दलित की राजनीति कौन कर सकता है? जो दलित है। कांसीराम अब है नहीं, मायावती हैं लेकिन राजनीतिक रूप से डेड पड़ गई, कुछ उनका अस्तित्व नहीं रहा। तो इनका जो पूरा दावेदार थे, इन लोग को लेकर चल कौन रहा था? बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। इनका सपोर्ट था ना इन लोगों को। जी बिल्कुल। इन्हें लगता था कि एक तरह से आप कहिए कि भले बिहार में देखिए दलित के लिए बिहार में जो काम रामविलास पासवान ने किया वो लालू यादव ने कभी नहीं किया। मान लीजिए इस बात को, जितना संसद में खड़ा होकर मुखर तरीके से रामविलास चिल्लाते थे दलितों के लिए, और जितना मुखर तौर से कांसीराम हो चाहे मायावती हो, ये लोग अपने आवाज को वोकल करता था, उतना कभी ना मुलायम सिंह किया ना लालू यादव किया। लेकिन वोट इनको मिला ना। इनका समीकरण अगर आप बताइए कि यूपी और बिहार में क्या चीज का समीकरण था इन दोनों नेताओं का? MY समीकरण था, लेकिन दलित भी इनको वोट दे रहे थे। अब हम आते हैं आज के ट्वीट पे, ये पृष्ठभूमि आप समझ गए। अब देखिए जो ये ताजा ट्वीट आया है जिसमें मांझी जी कहते हैं कि इतिहास पढ़ने का नहीं सीखने का भी विषय है।
बिहार चुनाव से अगर अखिलेश यादव को कुछ सीख लिया हो तो शायद भीम आर्मी चीफ को नजरअंदाज नहीं करते। वैसे जो हश्र बिहार के दलितों ने उनके रिश्तेदार का किया, यूपी में वही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है। देखिए, इन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो समझ लीजिए, पहला इन्होंने अपना हित साधा है। ये खुद को दलित नेता समझ रहे हैं, बिहार में है नहीं। जीतन राम मांझी इज नॉट अ दलित लीडर, वो दलित नेता नहीं है, समझ रहे हैं। वो मांझी का वोट उनको नहीं मिलता है, लेकिन अपना हित भी साध रहे हैं कि हमको साइडलाइन किया था तेजस्वी यादव ने, इन्हें साइडलाइन कर ही दिया था भाई, इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, गठबंधन से बाहर कर दिया गया था। तो क्या हासिल हुआ तेजस्वी का? सरकार नहीं बना पाए, समझ रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने एक तरह से अखिलेश यादव पर भी टारगेट किया है। इनका टारगेट देखिए, इनका टारगेट है कौन? इनका टारगेट यादव है, इनका टारगेट सवर्ण नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव का जो हश्र हुआ वही हश्र होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। मतलब क्लियर मैसेज है कि अगर आप दलितों को साथ नहीं लेते हैं, अगर आप चंद्रशेखर रावण को नहीं लेते हैं, तो आप कभी यूपी में सरकार नहीं बना पाइएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चंद्रशेखर रावण का पृष्ठभूमि समझ लें। देखिए, युवा नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं और यूपी के ही रहने वाले हैं। सहारनपुर इनका जन्मस्थली है, सहारनपुर जिला जो है उसी के वहीं के गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, मतलब दलित होकर भी ये एक शिक्षित परिवार से आए हैं, पृष्ठभूमि इनकी सही रही है। और आज के समय में कोई माने या मत माने, अभी टाइम्स मैगजीन में इन्हें इन्फ्लुएंशियल यूथ में टॉप 200 में डाला गया, इनका फोटो भी छवा बजाते। तो यूपी में एक चेहरा तो है ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके साथ पप्पू यादव ने बिहार में गठबंधन भी किया था चुनाव में, समझिएगा। तो चंद्रशेखर रावण को साइडलाइन करना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है। इसलिए भारी पड़ सकता है कि हम ये बात मान लें कि कभी भी सरकार बनाने की स्थिति में चंद्रशेखर रावण नहीं है, लेकिन इस स्थिति में जरूर है कि हर विधानसभा में वो 2 से 4 हजार दलित वोट को इन्फ्लुएंस कर देंगे। मतलब मिलकर सरकार बनवा सकते हैं, अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं करेंगे। क्या आप समझ लीजिए, वो किसका वोट काटेंगे? वो उनका वोट काटेंगे जो वोटर अखिलेश यादव के वोटर हैं। बीजेपी को इससे कोई डैमेज नहीं है, बीजेपी को तो फायदा है। ये बात शुरू से कहा जाता है कि AIMIM हो, चाहे अवैसी हो या चंद्रशेखर हो, ये लोग वोट काटते किसका है? ये तो इनका ही काटते। तेजस्वी का 4-5 सीट जो मिल गया इनकी पार्टी को, अवैसी जी के पार्टी को, वो किसका सीट कटा है? तेजस्वी का राजद का कटा है, उससे फायदा बीजेपी को हुआ। तो यूपी में भी वही गणित बैठने जा रहा है। और एक और बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। हालांकि ये ऋतिक रोशन का डायलॉग है, फिल्म का डायलॉग है, लेकिन इससे एक और मैसेज है कि अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग जो अपने पिता के बनाए हुए राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, राजनीतिक ग्राउंड पर खेल रहे हैं क्रिकेट, वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। जो नए लड़के आ रहे हैं राजनीति में, नए लड़के, वो नेता बनेंगे। इसमें इन्होंने चिराग पासवान को भी टारगेट किया है, तेजस्वी पर भी। जो नेपोटिज्म कहा जाता है ना, वंशवाद, कि पिता की बनाई हुई संपत्ति को हवेकना, खाना उसे, उस पर नहीं चलने वाला है। जीतन राम मांझी इससे भी अछूता नहीं है, अपने बेटे को मंत्री बना दिए, बहू को राजनीति में ला रहे हैं, पूरे परिवार को ये भी ला दिए। ये भी वंशवाद से दूर नहीं है, ये भी परिवारवाद से दूर नहीं है, ये भी वही कर रहे हैं जो लालू यादव ने किया, जो मुलायम सिंह यादव ने किया और जो रामविलास पासवान ने किया। तो लगातार जो वो कर लिए, दलित के नेता जो किए, वो भी जीतन राम मांझी ही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, इससे वो दूर नहीं। भाई, तो ये ट्वीट का क्या मतलब है समझिए ना। उनके अंदर अभी तड़प है, इस बात का तड़प है कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, समझिए। और बेटा जो है उनका, वो किसके रहमो करम पर मंत्री है? भाजपा के रहमो करम पर मंत्री। इसी बात का खून से वो चाहते हैं अपना वर्चस्व स्थापित करना बिहार की राजनीति में। हो नहीं पाएगा, उनका ऐसा कोई बड़े नेता है भी नहीं। लेकिन ये जो टारगेट है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सीधा हमला जो है वो तेजस्वी और अखिलेश यादव पर है। और शशांक, अगर इससे इतर भी हम बात करें, यूपी इलेक्शन अब होने वाला है, 1-1.5 महीने में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण का मतदान 7 फरवरी को है जी, और 14 मार्च तक शायद कंक्लूड हो जाएगा इलेक्शन। तो अब ज़्यादा समय है भी नहीं, 20 दिन के अंदर मतदान शुरू हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या राजस्थान हो, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कीजिए, साउथ में अलग राजनीति है, वहाँ पर दलित का अलग राजनीति चलता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो आप मान लीजिए कि आज दलित का नेता अब कोई नहीं बचा है। और ये जो तथाकथित समाजवादी नेता बचे हुए हैं लोग, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो अखिलेश हो, ये इन्हीं के चलते आज दलितों, मतलब आप कह सकते हैं कि दलित राजनीति जो है वो हाशिए पर आ गई है, एकदम हाशिए पर है। इसका सिर्फ कारण यही है क्योंकि देखिए, बीजेपी और कांग्रेस कभी दलित के प्रति बहुत
मतलब उनका वोट उनको बहुत चाहिए था भी नहीं, समझिए। हालांकि दलित वोट उनको कर रहे हैं। अब आज के समय में तो बीजेपी की बात कीजिए तो बिना दलित के वोट के भाई 40 में 39 सीट थोड़े आता लोकसभा में, इतना बड़ा मैंडेट थोड़े मिल जाता है विधानसभा में इन लोग को। तो कहीं ना कहीं दलित उनको वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सबसे बड़ा नुकसान कोई पहुंचा रहा है तो बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रसाद यादव पहुंचा रहे हैं। और चंद्रशेखर को अगर मिला लेते हैं अखिलेश तो उनको फायदा होगा, गारंटीड फायदा होगा, और नहीं मिलाते हैं तो उसका नुकसान भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से चंद्रशेखर रामन कल एक टेलीविज़न पे आके रो रहे थे, एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें चंद्रशेखर रामन रो रहे थे। और पहला ये दृश्य था जब मैंने चंद्रशेखर रामन को, पर्सनली मैं बताता हूँ, मैंने रोते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं ये नुकसान अखिलेश यादव को होगा, बिल्कुल, क्योंकि आज भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कम तो है नहीं। जब भी चंद्रशेखर रामन सड़कों पे उतरते हैं तो एक हुजूम देखने को मिलता है। और वो अब ये सोच लिए हैं कि अखिलेश यादव की वजह से चंद्रशेखर रामन रो रहे हैं, डैमेज हो रहा है। तो अब ये जो गठबंधन वहाँ बना हुआ है वो डैमेज होगा, और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा योगी सरकार को होगा, बीजेपी सरकार को होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं, योगी जी हैं, वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, आदित्यनाथ योगी सरकार बना लेंगे। अगर भीम आर्मी अगर उसमें जुड़ गया, गठबंधन में जुड़ गया, तब घाटा हो सकता है, तब पक्का नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हर वो सीट पर आप मानिए या मत मानिए, इतना इन्फ्लुएंस तो हो ही गया है चंद्रशेखर रावण का, भीम आर्मी का यूपी में, कि हर विधानसभा सीट पर 2 से 2,500 3,000 वोट तक ये काटेंगे। और वो अगर गठबंधन में रह काटते हैं तो बीजेपी का कटेगा, अकेले लड़ते हैं तो सपा का कटेगा। अगर 2,000-3,000 वोट काट दिए तो एक विधायक का हार हो जाता है, 2-4 वोट से हार हो जाता है। तो देखिए, जीतन राम मांझी का जो ट्वीट है वो पूरे तरीके से आपने समझ लिया कि किस तरह से किसको निशाना बनाया जा रहा है और किसको टारगेट किया जा रहा है, कौन रिश्तेदार है और कौन दलितों को साइड करके नुकसान भुगत रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।